हेलो स्टूडेंट्स, इस कक्षा में हम बात करेंगे ऋण पत्रों के निर्गमन की। इशू ऑफ डिबेंचर्स। यदि सार्वजनिक कंपनी जनता में अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहे तो उसे एक प्रविवरण पत्र प्रकाशित करना होता है। ऋण पत्रों का निर्गमन बिना जनता को आमंत्रित किए भी किया जा सकता है। ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर अथवा बट्टे पर भी किया जा सकता है। ऋण पत्रों पर प्राप्त प्रीमियम के उपयोग पर धारा 52 के प्रतिबंध लागू होते हैं, परंतु ऋण पत्रों के बट्टे पर निर्गमन पर अधिकतम बट्टे संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है। ऋण पत्रों पर दिया गया बट्टा पूंजीगत हानि होने से इसे कंपनी को शीघ्र ही अपलिखित कर देना चाहिए। जब तक इसे पूरा अपलिखित नहीं कर दिया जाता तब तक इसका शेष अगले 12 माह में अपलिखित किया जाना है। उसे अन्य चालू संपत्तियों के शीर्षक में दिखाया जाएगा और फिर उसे 12 माह बाद अपलिखित किया जाना हो तो उसे अन्य गैर चालू संपत्ति के शीर्षक में अमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाएगा। परिवर्तनशील ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका प्रभाव एक प्रकार से अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने जैसा होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन भी अंशों के समान ही एक मुश्त या किश्तों में रकम लेकर अन्य किसी प्रतिफल के बदले में किया जा सकता है। इसकी जो प्रविष्टियाँ होती है इसमें केवल अंश पूंजी खाते को जमा न करके परसेंटेज ऋण पत्र खाता के रूप में हम इसे जमा करते हैं। इसमें वैसे ही डिबेंचर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल इत्यादि की एंट्री की जाती है। ऋण पत्रों पर ब्याज का लेखा भी किया जाता है। ऋण पत्रों के नाम के प्रारंभ में एक संख्या निश्चित रहती है जो वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर होती है। जैसे 7% ऋण पत्र का अर्थ है ऋण पत्रों पर वार्षिक ब्याज की दर 7% है। ऋण पत्रों पर ब्याज प्रायः अर्धवार्षिक आधार पर चुकाया जाता है। ब्याज की गणना ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर की जाती है बशर्ते कि वे पुनः प्रदत्त हो, चाहे निर्गमन प्रीमियम या बट्टे पर ही क्यों न हो। यह ब्याज लाभ हानि खाते पर प्रभार होता है। चाहे कंपनी को लाभ या हानि, इसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। यदि कोई ब्याज उपार्जित एवं बकाया हो तो उसे चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में चालू दायित्व के शीर्षक में दिखाया जाता है। इसी प्रकार यदि ब्याज उपार्जित है परंतु बकाया नहीं है तो उसे भी चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में चालू दायित्व के शीर्षक में ही दिखाया जाएगा। ब्याज देय होने पर एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स टू इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और इनकम टैक्स पेएबल। फिर डिबेंचर्स होल्डर्स को पे कर दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। उसके बाद टीडीएस पे करते हैं इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। फिर लाभ हानि खाते में डिबेंचर्स ब्याज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। और अगर बकाया ब्याज है लेखा अवधि के अंत में तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नौ ऋण पत्रों का रोकड़ के अतिरिक्त हम अन्य प्रतिफल के बदले भी निर्गमन कर सकते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी द्वारा संपत्ति खरीदने पर विक्रेताओं को भुगतान हेतु ऋण पत्र दिए जा सकते हैं। क्रय मूल्य का भुगतान ऋण पत्रों में किए जाने की दशा में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती है। जैसे संपत्ति का क्रय किया गया तो कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट और संपत्ति का क्रय मूल्य दिखाया जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज्ड। क्रय मूल्य का पूर्ण या आंशिक भुगतान ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा करने पर ऋण पत्रों को सममूल्य, बट्टे अथवा प्रीमियम पर निर्गमित किया जा सकता है। बट्टे पर निर्गमन करने की दशा में ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाते को नाम करेंगे तथा प्रीमियम की निर्गमन की दशा में प्रतिभूति खाते को जमा करेंगे। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो हम इस प्रकार एंट्री करते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। उनको डिबेंचर्स, उनको कैश के बदले में ऋण पत्रों को इश्यू कर दिया जाता है। इसे कहते हैं हम डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भी हम इसको निर्गमित कर सकते हैं। उसके बाद एक केस आता है समपार्श्विक या सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र जमा करना या निर्गमित करना।
डिपॉजिट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कंपनी क्या करती है कि बैंक या अन्य संस्थाओं से ऋण लेने के लिए अपना ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा कर सकती है। यह प्रतिभूति प्रभारित संपत्ति की अतिरिक्त होती है। ऋण तथा ब्याज का भुगतान समय पर मिलने की स्थिति में लेनदार कंपनी को ऋण पत्र लौटा देता है। यदि कंपनी ऋण चुकाने में चूक करे तथा मुख्य प्रतिभूति अपर्याप्त रहे तो लेनदार ऋण पत्रों को बेचकर राशि वसूल कर सकता है। समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जमा करवाए गए ऋण पत्रों का लेखा करने की दो विधियां हैं। प्रथम विधि में क्या होता है कि उसमें सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा करवाए गए ऋण पत्रों का लेखा कंपनी अपनी बहियों में नहीं करती है। चिट्टे के दायित्व के पक्ष में ऋण के नीचे ही इसका वर्णन सूचनार्थ कर देती है, वही पर्याप्त होता है। इसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट में जो हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में, उसमें पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़, उस नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के नीचे होता है बैंक लोन। बैंक लोन चूँकि लंबी अवधि के लिए लिया जाता है इसीलिए नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के नीचे लिखा जाएगा। और फिर इसके नीचे मेंशन कर देती है कि इस बैंक लोन के बदले में कंपनी ने इतने डिबेंचर्स बैंक को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी सहायक प्रतिभूति के रूप में जमा कर दिए गए हैं। फिर अगर ऐसा होता है कि बैंक यदि समय पर ऋण नहीं चुका पाती है तो बैंक यदि सममूल्य पर ऋण पत्र रख ले या बेच दे तो कंपनी की बहियों में निम्न प्रविष्टि होगी: बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट, बीइंग डिबेंचर्स रिटेन्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बैंक। उसके बाद एक द्वितीय विधि आती है जिसमें कहते हैं कि इस दशा में ऋण लेने की प्रविष्टि के पश्चात ऋण पत्रों के सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन के संबंध में ये प्रविष्टि की जाएगी। क्योंकि ऋण लेने के बदले में कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो एक तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, उसके बाद दूसरी एंट्री हो जाएगी कंपनी की बुक्स में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट, और नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और फिर चिट्टे में हम इसका प्रदर्शन इस प्रकार करेंगे: इस स्थिति में कंपनी द्वारा निर्गमित अन्य ऋण पत्रों तथा जो समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जो निर्गमित किए गए हैं ऋण पत्रों को चिट्टे के समता एवं दायित्व पक्ष में गैर चालू दायित्व के रूप में पृथक पृथक दर्शाया जाता है, परंतु ऋण पत्र उचंती खाते को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों में से घटाया जाता है तथा उनका शून्य शेष दर्शाया जाता है। बैंक लोन भी दिखाएंगे, डिबेंचर्स भी दिखाएंगे, लेकिन डिबेंचर्स का क्या करेंगे, लेस कर देंगे, उसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और नील आ जाएगा। कुछ लोग डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को संपत्ति पक्ष में गैर चालू संपत्तियों के अंतर्गत भी दर्शाते हैं। जब कंपनी ऋण लौटा देती है बैंक को तो फिर इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। बीइंग, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलैटरल सिक्योरिटी रिसीव्ड बैक ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन। और यदि कंपनी बैंक को समय पर ऋण नहीं चुका पाती है तो फिर एंट्री हो जाएगी बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, बीइंग डिबेंचर डिपॉजिटेड एज कोलैटरल सिक्योरिटी डिस्पोज्ड ऑफ रिटेन बाय द बैंकर इन सेटलमेंट ऑफ लोन ड्यू। इस प्रकार हम इसका नरेशन लिख देंगे। तो इस प्रकार से दो प्रकार से हम जो सहायक प्रतिभूति है, एक बार तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ उसको चिट्टे में दिखाते हैं, और दूसरा हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इश्यू करते हैं। तो इस तरह से ये डिबेंचर्स के निर्गमन की के बारे में हमने पढ़ा। इसकी जो एंट्रीज, जनरल एंट्रीज होती है वो सेम शेयर्स की तरह ही होती है, बस हम उसके आगे परसेंटेज लिख देते हैं। ये कैपिटल नहीं होता है, इसको हम परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट के रूप में ही शो करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद।